4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। अभय दुबे जी आपका। अप्रैल में कांग्रेस अपना सम्मेलन करने जा रही है और जगह चुनी है गुजरात। गुजरात पूरे देश में बड़ा ब्रांड बना रहता है। दो गुजराती भाई, दो गुजराती साथी, गुजरात के दो नेता। और गुजरात में आत्मा बस्ती है मोदी सरकार की। कांग्रेस ने लेकिन अपना सम्मेलन इस बार गुजरात में करने का निर्णय लिया है। पिछले दिनों राहुल गांधी गए, उन्होंने कहा कि यहाँ के कुछ कांग्रेस जो हैं, जो भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, उनको कांग्रेस से अब देख लूंगा मैं, उनको निकाल दूंगा मैं, टाइप की बातें की। और ये बात सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि पिछले 15-20 सालों से गुजरात कांग्रेस के कई बड़े नेता वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह ही काम कर रहे हैं। यही कारण है कि गुजरात में कांग्रेस खड़ा नहीं हो पा रही है। अगर कांग्रेस वहां कस के काम करती तो गुजरात की जो हालात हैं, जो गुजरात मॉडल देश के लिए दिखाया जाता है सो कॉल्ड गोदी मीडिया चैनलों पर, उससे हकीकत कहीं ज्यादा जुदा है। गुजरात के गांव आज भी बेहाल हैं, गुजरात में परेशानियां बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस इस बड़े मुद्दे को उठा नहीं पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कांग्रेस के नेता पैरोल पर रहते हैं बीजेपी के। तो ये जो सम्मेलन करने जा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि क्या दिमाग में होगा, क्या रणनीति होगी? गुजरात ही इन्होंने क्यों चुना? देखिए, आमतौर पर होता तो ये है कि जब आप किसी विशेष इलाके पे अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं और उसको अपने एजेंडे में ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप पार्टी का कोई कार्यक्रम, नेता की, किसी बड़े नेता की कोई रैली या बड़े नेताओं का आवागमन या पार्टी का कोई संगठन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम उस इलाके में करते हैं। और उस प्रक्रिया में पूरी पार्टी में ये संदेश जाता है कि हमारा निशाना जो है ना, हमारा फोकस इस इलाके पे होगा। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करती है, कम्युनिस्ट पार्टियां भी ऐसा करती हैं, सभी सुसंगठित पार्टियां जो है ना, वो इस तरीके का रवैया अपनाती हैं। अब जिन पार्टियों को एक ही प्रदेश में काम है, वो तो सारे कार्यक्रम उसी प्रदेश में करेंगी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो एक से ज्यादा प्रदेशों की पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, यही दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं देश में। तकनीकी रूप से तो बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन वो तकनीकी रूप से है, केवल वास्तविक राष्ट्रीय पार्टियां यही दोनों हैं। तो आप देखेंगे कि भाजपा का भी यही रवैया रहता है। या तो वो कहीं बहुत अच्छा चुनाव जीती हो तो वहां जाके अपना कार्यक्रम करेगी, या कहीं चुनाव जीतना चाहती है तो वहां जाके कार्यक्रम करेगी, कहीं विस्तार करना चाहती है तो वहां जाके कार्यक्रम करेगी। राहुल गांधी ने अभी 2 बार गुजरात को फोकस में लाने की कोशिश की है। पहली बार तब, जिसकी ओर अभी आपने इंगित किया, कि जब वो गुजरात गए और वहां उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ स्लीपर सेल हैं यहाँ पर जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, हमें पार्टी को उन स्लीपर सेलों से मुक्त कराना है। तो देखिए, उससे पार्टी में एक तरह का उत्साह पैदा हुआ, मीडिया में भी चर्चा हुई। ये लगा कि अभी कुछ राहुल गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। लेकिन कांग्रेस का पुनर्गठन तो उन्होंने जारी रखा, लेकिन स्लीपर सेल पर हमले का अभी भी हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। यहां तक कि उन स्लीपर सेल को जेल करने के लिए या उनको शर्मिंदा करने के लिए उनकी तरफ सूची ही उनकी कोई जारी कर दी जाती। अगर उनकी सूची जारी कर दी जाती तो उनमें से या तो खुद इस्तीफा देकर भाग जाते लोग, या कुछ कहते नहीं गलत है सूची, हमारा नाम, हम तो कांग्रेस के प्रति वफादार है, हमने ये कांग्रेस के लिए काम किए हैं, तो लोग निकल के आते उसके अंदर से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी केवल भाषण देकर रह गए। ये बात सही है, मैं ये मानता हूं कि वो प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेस का पुनर्गठन करने में लगे हुए हैं, और ये एक अच्छी बात है। मुद्दतों से ये काम हुआ नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 8-10 साल से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नहीं है, बावजूद उसके कांग्रेस वहां की भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत है, या भाजपा से भी बड़ी ताकत है, लेकिन वहां भी कांग्रेस का संगठन इतना अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया है। तो ये एक बड़ी भारी समस्या है। अहमदाबाद में ये लोग 2 दिन का कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि सारे बड़े नेता जुटेंगे, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी होगा, जिला स्तर के नेता भी, प्रादेशिक स्तर के सारे नेता तो होंगे ही, और मेरे ख्याल से तो जिला स्तर में से भी पार्टियों का तरीका ये होता है कि वो एक डेलीगेट चुनने का एक तरीका अख्तियार करते हैं। वो यानी इलाकों से, अब सब लोगों को तो उसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया नहीं सकता, पूरे देश के लोगों को, तो ये होता है कि भाई एक प्रांत से कितने डेलीगेट आएंगे, तो उस प्रांत से 1-2-3 लोग आते हैं या 4 लोग आते हैं, इस तरह से कुछ होता है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या तरीका अपनाया गया है, मतलब वहां पर लोगों की नुमाइंदगी का क्या तरीका होगा। किसी पार्टी के सम्मेलन में
पार्टी के सारे कार्यकर्ता है, सारे पदाधिकारी तो भाग ले नहीं सकते। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये लोग करेंगे क्या वहां पे, उस कॉन्क्लेव में क्या करेंगे? अभी तक जो कांग्रेस की नीति ये रही है कि कांग्रेस अगर कभी ठीक से सक्रिय होती है, पूरे जोश के साथ सक्रिय होती है, तो वो लोकसभा चुनाव के वर्ष में सक्रिय होती है। 2014 की पराजय के बाद में यही देखा जा रहा है। बाकी समय कांग्रेस ठंडी पड़ी रहती है। अगर किसी राज्य में चुनाव जीतती भी है कांग्रेस, तो वो वहां की जो प्रादेशिक इकाई होती है उसके किसी नेता की सक्रियता के दम पर चुनाव जीतती है। जैसे मान लीजिए कर्नाटक में जब चुनाव जीती थी, तो वहां के नेता सब धुआंधार टूट पड़े थे। उसमें डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, इन सब लोगों ने जम के चुनाव खड़ा किया अपने पैरों पर और 40% सरकारा का आरोप लगाया, प्रचार किया, पहले से तैयारी करके एंटी इनकम्बेंसी तैयार की और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। ये होता है। जिन इलाकों में प्रादेशिक नेतृत्व कमजोर होता है या गलतफहमी में होता है, वहां कांग्रेस चुनाव जीतने की संभावनाओं के बावजूद हार जाती है। जैसे हरियाणा में हुआ। हरियाणा में जीता जाता चुनाव आप हार गए। महाराष्ट्र में वहां के प्रादेशिक नेतृत्व ने इतने सुस्त तरीके से, अनमने तरीके से चुनाव लड़ा कि वहां भी चुनाव आप जीतने की स्थिति में थे। आप हारे ही नहीं, बल्कि बहुत बुरी तरह हारे। हरियाणा में तो तब भी कांग्रेस का प्रदर्शन, ये नहीं कह सकते कांग्रेस बुरी तरह हारी, वो शॉक डिफीट थी कांग्रेस की, लेकिन बुरी तरह नहीं हारी। लेकिन महाराष्ट्र में तो देख के लगता है कि शायद कांग्रेस कभी जीतने की वहां स्थिति में थी ही नहीं। बीजेपी हर वक्त बहुत ही ज्यादा उससे आगे थी। अच्छा, अब पिछले चुनाव का जो उदाहरण है वो हमें बताता है कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव नजदीक आते देखकर एक पदयात्रा का आयोजन किया, जिसको हम भारत जोड़ो यात्रा के नाम से जानते हैं। उसका दूसरा चरण भी हुआ, जिसमें इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो एक बड़ी बात थी। उससे राहुल गांधी को बहुत फायदा हुआ, कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ और अच्छे इन्होंने गठजोड़ बनाए विभिन्न प्रांतों में और कांग्रेस ने अपनी सीटें दोगुनी कर ली। मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो संगठन है सारे देश में, उसमें ये एक अच्छा प्रदर्शन था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गड़बड़ियां न की होती और चुनाव आयोग के साथ मिलकर कुछ जालसाजियां नहीं की होती इस पार्टी ने, तो हो सकता है कांग्रेस की 20-25 सीटें ज्यादा होती। कांग्रेस 125 सीटों तक पहुंच जाती और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियां भी कुछ ज्यादा जीतती और भाजपा को सत्ता में आने में दिक्कत होती। मैं ये मानता हूं कि भाजपा सत्ता में आने से सत्ता से वंचित होने में एक कदम दूर ही रह गई थी इस चुनाव में। ये स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की। अब जो लोकसभा चुनाव का वर्ष है वो तो बहुत दूर है, वो तो 2029 में होगा लोकसभा चुनाव। तो कांग्रेस ने वो क्षमता खो दी है कि वो 1-2 लोकसभा चुनावों के बीच में कैसे काम करे। भाई असली 5 साल की अवधि होती है। 5 साल की अवधि में आप पार्टी में कैसे उत्साह कायम रखेंगे, आप पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनावों तक कैसे चुनावों को जम के लड़ेंगे। भाजपा इस काम को करती है। भाजपा में कभी भी ये नहीं होता कि भाई एक चुनाव हार गए तो हम घर पे बैठ जाएं हाथ रख के, या एक चुनाव जीत गए तो हम खुशी में इतने मस्त हो जाएं कि अब हम और कुछ करें ही ना। मतलब तो भाजपा इसमें लगी रहती है। कांग्रेस ने ये क्षमता खो दी है। किसी जमाने में कांग्रेस में भी ये क्षमता होती थी। देखा जाए तो कांग्रेस से ही सीखा है सारी पार्टियों ने। कांग्रेस सारी पार्टियों के लिए एक पाठशाला रही है। ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से निकली हैं, कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। कुछ पार्टियां गैर कांग्रेस राजनीति की भी देन है। जनता दल से निकली पार्टियां ज्यादातर गैर कांग्रेस की देन है, लेकिन जनता दल के बहुत से नेता कांग्रेस की कतारों से आए जो कभी कांग्रेस में थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर अहमदाबाद के कॉन्क्लेव में कुछ ऐसा करना चाहती है, इससे पार्टी में नई जान आए और पार्टी अगले 2-3 साल का कोई एक रोड मैप तैयार करे, उसको पेश करे, उसमें इस तरह के नारे दे जो आज के जमाने की जरूरतों की नुमाइंदगी करते हों, जनता के विभिन्न तबकों को जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस से थोड़ी दूर हैं, उनको अपने साथ लाने के लिए कुछ उसके पास योजना हो, कुछ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए उसके पास कुछ नारे हों, कुछ हो इसके अंदर दिखाई पड़े। बस उसी कॉन्क्लेव में ही ऐलान कर दिया जाए कि ये स्लीपर सेल हमने आइडेंटिफाई कर ली है और हम इन स्लीपर सेल को हटाने वाले हैं। या कांग्रेस में जो एक जगह जगह जो कैंसरस
जो कैंसर की तरह लोग लगे हुए थे जो है उन सबकी कीमोथेरेपी हमें करनी है, कुछ होना चाहिए। जो है अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये लगेगा कि आप दरअसल खाना पूरी कर रहे हैं, ये नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, एक लड़ता हुआ नजर आना चाहिए लोगों को। अच्छा, बीच में ये दो विमर्श आते हैं, दो चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष होना चाहिए तो कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि शायद कांग्रेस गांधी नाम से जुड़ी हुई है। गांधी अगर नहीं नाम होगा तो कांग्रेस को उतनी जान नहीं आ पाएगी, मुझे लगता ये तो गांधी परिवार से इतर अध्यक्ष तो है ही, है। हाँ, उसमें मतलब अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। नहीं, उसमें जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गांधी परिवार को बिल्कुल खत्म कर दीजिए तब कांग्रेस को करिए। तो मुझे लगता नहीं है कि आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को खत्म करके आप कांग्रेस खड़ा कर पाएंगे। मेरा देखिए, मानना जो ये लोग कि ये कहते हैं वो तो कांग्रेसी ही नहीं है संजय जी, जो लोग ये कहते हैं वो तो कांग्रेसी ही नहीं है। इसका मतलब ये है उन्हें कांग्रेस की जो अस्तित्वगत स्थिति है उसका पता ही नहीं है, या वो जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये जानबूझ के माहौल कह रहे हैं बात। देखिए, किसी कोई पार्टी किसी एक परिवार के ऊपर निर्भर हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। वो जो परिवार जब हिलता है, गड़बड़ होता है, या उसमें कोई, तो जैसे आप आजकल जनता दल यूनाइटेड बिहार में समस्याओं से गुजर रहा है क्योंकि नीतीश कुमार स्वास्थ्य की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से ढलान पे हैं, तो अब वहां पे बड़ा संकट है इस बात को लेकर क्या हो, उनके लड़के को लाया जा रहा है, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही है। अब कांग्रेस के अंदर तो एक स्थिति ये बन गई है धीरे धीरे कि वो गांधी परिवार पर निर्भर हो गई है पार्टी। ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की के अस्तित्व का सवाल है, और कांग्रेस का अस्तित्व गांधी परिवार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं ये बता दूं, ये चीज कार्यकर्ताओं के लिए मायने रखती है, वोटरों के लिए मायने नहीं रखती। इन दो बातों में फर्क करना होगा। वोटर कांग्रेस को वोट देने या न देने का फैसला इसलिए नहीं करता कि वो परिवारवादी है या परिवारवादी नहीं है, या उसका नेता गांधी परिवार का है या उसका नेता किसी और परिवार का है। वोटर के लिए ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, कुछ एक चुनिंदा वोटरों को छोड़ दे, जो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होते हैं, उनको छोड़ दे। लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए ये बात महत्वपूर्ण है। निचले और मझोले स्तर के पदाधिकारियों के लिए ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दोनों बातों को अलग अलग करके देखना होगा। जो राजनीतिक चर्चा की जाती है उसमें इन दोनों बातों का घालमेल कर दिया जाता है। मैं इसकी तरफ सतर्क कर रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल ये भी उठता है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, अगर कांग्रेस के अध्यक्ष में इन दोनों नामों पर विमर्श हो तो कांग्रेस का बेहतर अध्यक्ष कौन हो सकता है? राहुल गांधी हो सकते हैं या फिर प्रियंका गांधी हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस में अगर वोट खींचने वाला कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है, तो वो राहुल गांधी है। अगर नरेंद्र मोदी के मुकाबले राष्ट्रीय मंच पर खड़े होकर चुनौती फेंकने का फेंकने लायक अगर कोई शख्सियत है तो वो राहुल गांधी। और ये चीज पिछले लोकसभा चुनाव ने साबित कर दी है, ये तथ्यों और आंकड़ों से सिद्ध हो चुकी है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है इसके अंदर। इस बात को कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझ चुका है। तो इसमें ये तो अब चर्चा, प्रियंका गांधी की भूमिका पूरक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री या आनुषंगिक कहते हैं। प्रियंका गांधी की भूमिका वो है, महत्वपूर्ण भूमिका है प्रियंका गांधी की। वो अच्छी वक्ता हैं, उनका व्यक्तित्व आकर्षक है, वो कार्यकर्ताओं को भी पसंद आती हैं, आम लोगों को भी पसंद आती हैं, महिलाओं में भी उनकी एक 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 पूंछ है उनकी, प्रियंका गांधी की। ये सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा मानना कि प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस में कोई एक इतना बड़ा वैल्यू एडिशन होता है जितना राहुल गांधी से भी बड़ा वैल्यू एडिशन होता है। जैसे नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा में एक वैल्यू एडिशन होता है। अगर भाजपा को कहीं 10 वोट मिल रहे होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी नेता है तो हो सकता है 12 वोट मिलेंगे, भाजपा को 13 वोट मिलेंगे, 2-3 वोट नरेंद्र मोदी से बढ़ जाएंगे। कम से कम अभी तक यही मान्यता है, आंकड़े भी यही बताते हैं। और भाजपा वाले इस बात को लेकर परेशान भी होते हैं कि जब नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तब वो जो बेशी वोट आते थे वो कहां से आएंगे फिर। तो राहुल गांधी की लोकप्रियता की खास बात यह है, अगर आप सर्वे पे जाएं तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ी है, कांग्रेस की लोकप्रियता भी उसी के मुताबिक बढ़ी है। दोनों पार्टी और पार्टी के नेता की लोकप्रियता में साथ साथ कदमताल करते हुए वो बढ़े हैं। ये एक अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि नेता की लोकप्रियता पार्टी से आगे निकल जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी की निकल गई है।
तो वो नहीं है कांग्रेस के अंदर, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। तो राहुल और प्रियंका दोनों ही कांग्रेस के लिए जरूरी हैं, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेता तो राहुल गांधी ही है। अच्छा, कांग्रेस ये क्यों नहीं करती कि कांग्रेस के पास बड़े बड़े बेहतरीन प्रवक्ता हैं, बहुत योग, बहुत काबिल है, जिनमें विषय की बहुत बड़ी पकड़ है। मैं 2-3 का नाम बता देता हूँ। गुरदीप सप्पल है, क्या शानदार प्रवक्ता है, किसी विषय पे बात करिए उनके पास जानकारी का ढेर रहता है, विनम्रता से बात करते हैं, बदतमीजी नहीं करते, लेकिन अपने तर्कों से चुप कर देते हैं। आलोक शर्मा है, जैसे को तैसे वाला जवाब देते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। पिछले दिनों अंजना ओम कश्यप को चिढ़ गई थी कि कांग्रेस को सोचना चाहिए और आज तक को भी सोचना चाहिए, हम ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाए नहीं बुलाए। उन्होंने इतनी जोर की मिर्ची लगा दी थी, मतलब पोल पट्टी खोल देते हैं। अब पवन खेड़ा है, तो मेरा मानना है कि जो कितने बढ़िया है, पवन खेड़ा भी कितने काबिल लॉयर भी हैं, इन लोगों को कांग्रेस राज्यसभा में क्यों नहीं भेजती है? ऐसे लोगों को राज्यसभा में हाउस में भेजे, इनका भी हौसला बढ़े, इनकी भी बातचीत सामने आए, इनके तर्क सामने आए। मुझे लगता है ये कहीं चयन में भी ये भी गड़बड़ होती है। नए नए लोगों को भेज देती है कांग्रेस राज्यसभा में, ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिए। देखिए, मुद्दतें हो गई हैं, मुझे राजनीति पर निगाह रखते हुए, उसकी पट्टी का टिप्पणी करते हुए मैं समझने की कोशिश करता रहा हूं। मैं भी अभी तक ऐसा कोई सिक्का बंद फार्मूला नहीं खोज पाया हूं जिसको लगा के मैं पता लगा सकूं कि कौन सी पार्टी राज्यसभा में लोगों को क्यों भेजती है। अब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में लोगों को भेजा, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि भाई इनको जिनको भेजा उनको क्यों भेजा। केवल उसमें एक संजय सिंह है, उनकी तो समझ में आता है भाई इनको भेजा इसलिए, वो जो बिल्कुल साफ लगता है कि भाई ये उपयोगी है पार्टी के लिए और एक तरह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिस्से बन गए हैं वो हैं, तो वो तो बात समझ में आती है। बाकी किसको क्यों भेजा ये मेरी आज तक समझ में नहीं आई। कांग्रेस कैसे राज्यसभा के लिए लोगों को चुनती है मैं नहीं समझ पाया। यहां तक कि बीजेपी में भी मैं नहीं समझ पाता हूं कि बीजेपी में भी कोई ऐसा फार्मूला है। इसमें असल में राज्यसभा में भेजे जाने में बहुत सारी तिकड़में होती हैं, पैसे का बहुत जबरदस्त खेल है इसके अंदर। अब जैसे कि आपको याद होगा कि वीरेंद्र सिंह जी जो हरियाणा के हैं, बड़े नेता हैं हरियाणा के, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मोदी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ रुपया तो कम से कम चाहिए ही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। 100 करोड़ रुपया कब होता है बताइए? ये सब ब्लैक मनी होती है। जब आप इतना बड़ा पैसे का खेल होगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, तब फिर क्या कहा जाए इसमें? कुछ किसको क्यों भेजा जाता है, क्या किया जाता है, इसके पीछे के रहस्य क्या है, कौन खोला है इसके रहस्य को? अच्छा, हम लोगों को पता भी हो, हम लोगों, अब आप लखनऊ के एक बिल्डर का जिक्र करते रहते हैं, वो कहने जा रहा था कि आप सोचिए समाजवादी पार्टी, जब वो राज्यसभा के सदस्य बन रहे थे तो उस चक्कर बहसों में मैं भी शामिल था और मेरी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं क्या ना कहूं। वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, अब वो उनको बीजेपी से हो गए सांसद। ऐसी वैसी कहानी नहीं, एक समाजवादी पार्टी में नेताजी के लिए इटावा में घर बना के दिया आलिशान, वो भी बताया जाता है कि संजय सेठ ने बनाया। फिर उत्तर प्रदेश में गोमती नगर में अखिलेश यादव चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण नाम की जी के नाम से एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया जाए, और इतना शानदार सेंटर बना, 700-800 करोड़ का ठेका था। तो नेताजी के संजय सेठ बड़े प्रिय थे, अखिलेश जी नहीं चाहते थे, लेकिन नेताजी के कहने पे इनकी कंपनी शालीमार को काम दे दिया गया 800-900 करोड़ का। आप समझ सकते हो जब इतना बड़ा ठेका है। वो बन गई पूरी बिल्डिंग, केवल फिनिशिंग रहनी थी। सरकार बदल गई तो बीजेपी ने आते योगी जी ने कहा कि इसमें तो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 900 करोड़ में 30-40% का तो भ्रष्टाचार है, इसकी जांच गठित कर दी जाती है। लिफ्ट नहीं लगी थी, 11-12 फ्लोर थे। मुझे अभी तक याद है, अखबार में रोज फोटो छपती थी, जो विकास मंत्री थे, आवास विकास मंत्री, उनके 2 ड्राइवर कुदाल लेते थे और वो पूरे फ्लोर पे चलते थे, ऊपर जाके खुदाई करते थे। देखो ये कितना बुरी ईंटें हैं, कितना बड़ा गारा है। जांच शुरू हो गई। संजय सेठ को लगा हम तो फंस जाएंगे, और लखनऊ में न जाने कितनी सरकारी संपत्ति पे संजय सेठ का कब्जे का आरोप है। पूरी बड़ी बिल्डिंग में 2-2 फ्लोर गलत बनाती। तो भाई साहब ने तुरंत छलांग लगाई, और छलांग कैसे लगती है आपने बता ही दिया कि 100-200 करोड़ का खेल होता है। चर्चा यही थी, भाई साहब ने भी बहुत चढ़ावा चढ़ाया और तुरंत समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो पूरी बिल्डिंग 1000 करोड़ की बनी खड़ी थी, वो खंडहर में बदलती चली गई अवैध विधि। अब क्या हुआ, एक दिन मैं और मेरा बड़े काबिल वकील है हैदर, तो हम लोग जा रहे थे। मैंने हैदर से कहा कि देखो जनता के पैसे की कितनी बर्बादी होती है। जिसने बनाई, जिसने भ्रष्टाचार किया, वो तो चला गया बीजेपी में,
और उसके दाग धुल गए। ये जनता के पैसे का 1000 करोड़ जो है वो पानी में चला गया। तो हैदर ने कहा मुझसे कि कुछ करते हैं, और मैंने अभय जी उस पर जनहित याचिका दायर कर दी। जो अमित शाह कहते हैं ना कि पत्रकार को एक्टिविस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि पत्रकार को एक्टिविस्ट होना चाहिए। तो मैंने अपनी एक्टिविस्ट की भूमिका में PIL कर दी, निरे वकील खड़े किए, लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच थी, सरकार को नोटिस जारी कर दी। अब सरकार ने JPNIC को बनाने के लिए कुछ बजट जारी किया है कि भैया हो जाए, मेरी भी महीने की डेट लगी है। तो आप सही कह रहे हो, राज्यसभा में ऐसे ऐसे धन पशु, ऐसे ऐसे भू माफिया ये आते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि कांग्रेस को तो सोचना चाहिए ना कि जो इस तरह का बढ़िया वक्ता है, जो अपने तर्कों से मोदी जी के मंत्रियों को परास्त कर दे, ऐसे बढ़िया प्रवक्ता दिखने चाहिए हाउस में। तो कम से कम क्या लगता है कि गांधी परिवार को ये पहल करना चाहिए। आप भाई सिद्धांतता मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन हम लोग राजनीति जो है वो किताब में छपे हुए सिद्धांतों के आधार पर नहीं होती है। हम लोग वहां से जानकारी प्राप्त करते हैं, उन सिद्धांतों की कसौटी पे हम पार्टियों के नेताओं के आचरण को कसते हैं, लेकिन वो ज्यादातर हम लोगों के प्रयास जो हैं वो सही नतीजे नहीं देते। सिद्धांतता मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन इसमें राजनीति के जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं जिनके बारे में दरअसल हम लोगों को कम पता है, जब घटना घटित हो जाती है तब हम कहते हैं ये व्यवहारिक दृष्टिकोण के मुताबिक हुआ। अब भाई कल ही देखिए, जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता से पूछा गया वक्फ बोर्ड के ऊपर कि भाई आप ये पलट क्यों गए, आपने मुसलमानों का पक्ष छोड़ के आप तो कहते थे कि मुसलमानों के हितों का हम बहुत ख्याल रखेंगे उधर। तो उसने जानते क्या जवाब दिया कि दुनिया में एक ही चीज हमेशा होती रहती है, वो है परिवर्तन। ओनली वन थिंग इज कांस्टेंट, दैट इज चेंज। ये बोल दिया मुस्कुराते हुए। सोचिए आप।